हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स और पीसीएस एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंधीलाल सर। इस चैनल पर मैं आज इंडियन पॉलिटी से टॉपिक द जुडिशरी न्यायपालिका पढ़ा रहा हूँ। इसमें से मैं आज 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से। इससे पहले मैंने काफ़ी मिनी टेस्ट सीरीज करवा दिए हैं, आप जाके यूट्यूब चैनल पर देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राष्ट्रपति के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन 2, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1986 महाभियोग प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के कार्य का नियमन करता है। कौन सा? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1986। महाभियोग हेतु निष्कासन प्रस्ताव लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों तथा राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद अध्यक्ष या सभापति को दिया जाना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो सर्वोच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में ये तीनों कथनी सही है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन दिया गया हो। इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रपति कब हटाएगा? जब संसद ने कौन सा जो संशोधन पेश किया है, जो आदेश पास किया है, वो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के समर्थन से प्राप्त होना चाहिए। उसे हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 सही है। फिर न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध करता है। कौन सा? 1868। ये मैंने गलत लिख दिया, ये 1868 है, ठीक है। तो ये दूसरा कथन भी सही है। फिर निष्कासन प्रस्ताव 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में और 50 सदस्य राज्यसभा के मामले में दोबारा हस्ताक्षर करने के बाद ही अध्यक्ष या सभापति को देने के पंचायती पेश हो सकता है, जब जाके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। नहीं, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अभी तक कोई भी न्यायाधीश को महाभियोग के दोबारा हटाया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए, ऑप्शन बी मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश को मान्यता प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 है का क्लोज 4 इससे संबंधित है, भारतीय न्यायाधीश को पद से हटाया जाना, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीशों को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए कॉलेजियम, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। कैसे करते हैं? जैसे जो कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ ऑफ जस्टिस है उसके लिए प्रस्ताव भेजती है, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को
पद पर नियुक्त करता है। उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई भी जज अगर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने होते हैं तो उस पर राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेना अनिवार्य होता है, जब ही जाके वो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करेगा। ऐसा ही जब हाई कोर्ट में कोई राष्ट्रपति जज नियुक्त करता है, उससे पहले वो किससे सलाह लेता है? राज्य के राज्यपाल से और सुप्रीम को उसके राज्य के राज्यपाल से और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। तो ये बड़ी टेढ़ी नियुक्ति है और इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रति न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 भारत में एकीकृत न्याय की व्यवस्था है। ऑप्शन 2 अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से असत्य है? तो इस ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो इसमें राइट आंसर क्या है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों कथन ही सही है, लेकिन इसमें असत्य दे रखा है इसलिए डी हो जाता है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात ऊपर की अदालत के फैसले नीचे की सारी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। तो ये दोनों कथन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अभिरक्षक है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा का सचिवालय, ऑप्शन डी भारत का उच्चतम न्यायालय। ये प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान का अभिरक्षक है, संविधान की रक्षा करता है। तो आज मैंने इंडियन पॉलिटी से टॉपिक द जुडिशरी से 5 क्वेश्चन करवाए और ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।